आज नया टॉपिक शुरू करते हैं अपने भारत में, जलवायु। कितने बच्चों ने पहले पढ़ रखा है जलवायु? भारत की जलवायु जिन्होंने पढ़ रखी है, राजस्थान की जलवायु जिन्होंने पढ़ रखी है, राजस्थान की पढ़ रखी है। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा अंतर तो नहीं है, कुछ दो चार बातों का अंतर है, उनको अपने देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु में शब्दावली। जलवायु में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शब्दावली पढ़ेंगे। कहीं की जलवायु पढ़ लो, राजस्थान की पढ़ लो, भारत की पढ़ लो या विश्व की पढ़ लो, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सेम ही होते हैं, बार बार उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम की। जिन्हें बात समझ में आ जाए उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है, जिनके बात समझ में नहीं आए वो लिख लेना। मौसम किसे कहते हैं? मौसम, आज सुबह सुबह मौसम में उमस भरा था, हवा बंद थी, कष्टकारी मौसम था। हो सकता है कि दोपहर बाद बरसात आ जाए, तो मौसम कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा। हो सकता है बरसात नहीं आए तो आंधी आ जाए, तो मौसम खराब हो जाएगा। अगर बरसात होने के बाद में ठंडी हवा चल जाए तो मौसम सुहाना हो जाएगा। तो मौसम क्या है? वायुमंडल के अंदर थोड़े समय के लिए जो स्थितियां उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? अपने मौसम बोलते हैं। तो लिख सकते हैं वायुमंडल की क्षणिक अवस्था, वायुमंडल की क्षणिक अवस्था क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। जैसे मान लो बरसात होती है अपने, तो बरसात होती है तो ऐसे है क्या भाई 3-4 महीने लगातार या 5-7 साल लगातार बरसात ही बरसात हो रही है? ऐसा तो नहीं है। 2 घंटे होगी, 4 घंटे होगी, ज्यादा हो जाएगी तो एक दिन हो जाएगी, ऊपर से ऊपर 2 दिन हो जाएगी लगातार, उसके बाद में तो बंद होगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि थोड़े समय के लिए वायुमंडल की दशा के अंदर जो परिवर्तन होता है कुछ समय के लिए, वो क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। फिर एक शब्द है ऋतु। दूसरा शब्द कौन सा है? ऋतु। कोई बात समझ में नहीं आए तो आपको पूछनी है। ऋतु क्या है? आप कितनी ऋतु पढ़ते हो? 3-4 तो पढ़ते ही हो। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, ये तो नाम पढ़ते ही हो आप। तो मान लो ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक है? मार्च के अंदर शुरू हो जाती है। मार्च, अप्रैल, मई, ज्यादा करे तो आधी जून। आधी जून के बाद में बरसात अपने क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। तो 3-4 महीने की दशा थी। उसके बाद में बरसात का मौसम आ जाता है, बरसात की ऋतु आ जाती है, तो 3-4 महीने बरसात के होते हैं। फिर 3-4 महीने सर्दी के आ जाते हैं, तो वो शरद ऋतु है। तो वायुमंडल की 3-4 माह की औसत दशा क्या कहलाती है? ऋतु कहलाती है। कोई ऋतु होती है, गर्मी है तो 3-4 महीने ही पड़ती है। बरसात होती है तो बरसात के जो महीने होते हैं 3-4 महीने होते हैं। सर्दी के जो महीने होते हैं वो कितने होते हैं? 3-4 ही होते हैं। तो 3-4 माह की औसत वायुमंडलीय दशा क्या कहलाती है? ऋतु कहलाती है। ठीक है, तो लिख दीजिए 3-4 माह की या महीनों की औसत वायुमंडलीय दशा, वायुमंडलीय दशा ऋतु कहलाती है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या?
भी मौसम किसे कहते हैं, या ऐसे कहते हैं कि पिछले 4 साल मौसम खराब था, ऐसा तो नहीं कहते। ऐसे कहते हैं कि कल मौसम खराब था, या परसों मौसम खराब था, शाम को मौसम खराब हो सकता है, ऐसे बोलते हैं अपने। तो मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। ऋतु 3-4 महीने की औसत वायुमंडलीय दशा है। जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो ग्रीष्म ऋतु है, जब 3-4 महीने तक रुक रुक के बरसात आती रहती है, आज बरसात होगी, कल नहीं हुई, परसों फिर हो गई, या 4-5 दिन बाद में फिर होगी, तो वो औसत दशा हो गई उस समय की, तो वो ऋतु है 3-4 महीने की। और उसके बाद में अगर सर्दी पड़ रही है तो 3-4 महीने वो सर्द ऋतु के महीने हो जाएंगे। तो 3-4 महीने की औसत वायुमंडलीय दशा क्या कहलाती है? ऋतु कहलाती है। अगला शब्द, एक शब्द हम पढ़ लेते हैं, जलवायु। और हेडिंग में क्या लगाई है हमने? भारत में जलवायु। अब 20-20 साल के तो आप हो ही गए। पिछले 20 सालों के अंदर आपने ये देखा होगा कि हमारे दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अंदर सर्दी पड़ती है ना। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून गर्मी पड़ती है। पिछले 20-1 सालों से तो पड़ी रही है ना। और उसके बाद में फिर अपने कह सकते हैं कि फिर बरसात शुरू हो जाती है। यही सिस्टम देख रहे हो आप, या कोई ऐसा सिस्टम देखा कि दिसंबर के अंदर तो गर्मी पड़ रही थी और उसके बाद में क्या है, फरवरी के अंदर खूब बरसात हो रही थी, और फरवरी के अंदर हमने क्या है कि गेहूं की बुआई कर दी, और जुलाई के आसपास गेहूं को काट लिया। ऐसा देखा कोई? ऐसा तो नहीं होता। एक सिस्टम से चल रहा है ना। भाई गर्मी है वो गर्मी के महीने, सर्दी है वो सर्दी के महीने। तो क्या ये कोई अभी 5-7 सालों से ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। पिछले 200, 500, 1000, 5000 साल से लगभग इसी प्रकार का मौसम यहाँ पर है। तो इतने पुराने समय से जो रूटीन बना हुआ है ऋतुओं का, मौसम का जो रूटीन बना हुआ है, उस 20, 50, 100 साल के उस रूटीन को, वायुमंडल की जो औसत दशा होती है जिस समय, उसे क्या बोल देते हैं? जलवायु बोल देते हैं। आगे बात समझ में? तो लिखेंगे वायुमंडल की, वायुमंडल की दीर्घकालीन, दीर्घकाल का मतलब हो गया लंबे समय से जो स्थिति वहां पर बनी हुई है। वायुमंडल की दीर्घकालीन दशा, वायुमंडल की दीर्घकालीन दशा क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। दीर्घकालीन दशा जलवायु कहलाती है। तो 3 तो शब्द हमने ये पढ़ लिए, ऋतु, मौसम और जलवायु। अब इसके बाद हम एक शब्द पढ़ लेते हैं, जैसे एक तो होती है हवा। हवा क्या है? हवा किधर चलती है? पश्चिम से पूर्व चलती है। एक उत्तर आ गया, और उत्तर से दक्षिण नहीं चलती क्या? हवा निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर, या उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर किधर चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। चलो बाद की बात है, अभी सारों के समझ में नहीं आएगी, है ना। हवा है क्या? किसे कहेंगे हवा? इस पंखे से क्या आ रही है? हवा आ रही है। अरे उसकी कोई निश्चित गति नहीं है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, किधर भी जा रही है, वो क्या है? हवा है। तो पवन क्या है? हवा ही पवन है। तो पवन की क्या होती है? दिशा होती है। पवनें चलती है क्षैतिज रूप में, जैसे वो फराटा चल रहा है ना, तो वो फराटा पवन दे रहा है, और ये जो पंखा चल रहा है ये हवा दे रहा है। ठीक है। इसकी कोई वैसे दिशा नहीं, अगर दिशा निकालें तो ये दिशा हो जाएगी कि ये लंबवत है, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। और जो पवन होती है वो क्षैतिज रूप में चलती है, उत्तर से दक्षिण चल सकती है, पूर्व से
पश्चिम चल सकती है। सामान्य रूप से ये बात हमें ध्यान में रखनी है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या या नहीं आई समझ में? भाई हवा होती है ना, हवा हवा ऐसे चलती है, ऐसे फैल के भी आ सकती है नीचे, लेकिन पवन है, पवन पृथ्वी के ऊपर क्षैतिज रूप में चलती है। लू क्या है? लू पवन है। कैसी पवन है? स्थानीय पवन है। लू कैसी पवन है? स्थानीय पवन, एक क्षेत्र विशेष के अंदर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। किधर से आती है लू? इधर से आती है, किधर से आती है? पश्चिम से आती है। ये पश्चिम है क्या, और ये क्या है? पूर्व है। तो ऐसे चलती है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं हवा का क्या लिखना है। एक लिख लेते हैं हम ताप, और एक पढ़ लेते हैं हम तापमान। बेसिक बात करेंगे आज, ज्यादा कोई लिखने वाली काम है नहीं, सिर्फ समझने वाली बातें हैं। जब ये बातें समझ में आ जाएगी तब जलवायु शुरू कर देंगे। ताप क्या है? चूल्हे के पास में बैठे हो कभी? चूल्हे के पास में बैठे हो, या गर्मी में घर से बाहर निकलते हो, जब सूर्य होता है वो सर पे होता है, तब हमें कुछ उष्मा का आभास होता है, कोई गर्म कोई ठंडा कुछ लगता होगा। तो सूर्य से जो उष्मा आ रही है वो क्या है? ताप है। पता नहीं कितनी आ रही है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, पता नहीं है। सूर्य से जो उष्मा आती है, पृथ्वी को प्राप्त होती है, उसे हम सामान्य भाषा में क्या बोल सकते हैं? ताप बोल सकते हैं। वह ताप है। और जब इस ताप को मापते हैं, माप लेते हैं, इसका मापन करते हैं, मापन किससे होगा? किससे होगा ताप का मापन? बैरोमीटर से होगा क्या, या थर्मामीटर से होगा? किससे होगा? थर्मामीटर से होगा। थर्मामीटर से तापमान मापा जाएगा। जब इसका मापन करेंगे और मापने पर हमें पता लगेगा कि ये जो यहाँ पे तापमान हो रखा है वो 50 डिग्री है, तो तापमान है 50 डिग्री। इसे मापा ना, तब पता चला कि तापमान कितना है? 50 डिग्री है। जो उसमें ताप आ रहा है हमें नहीं पता वो कितना है, तो वो क्या है? वो ताप है। फिर एक शब्द आएगा तापांतर। पढ़ते हो किताब, किसी ने पढ़ी होगी तो आ गया होगा आगे कि दैनिक तापांतर ज्यादा पाया जाता है, वार्षिक तापांतर ज्यादा पाया जाता है। हमें कईयों को पता होता है, कईयों को नहीं पता होता। तापांतर को तापमान के रूप में पढ़ लेते हैं, फिर तापमान के रूप में पढ़ लेते हैं तो 2 लाइन आगे जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि तापांतर तापमान तो नहीं है, अगर है तो कैसे है, दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि पता नहीं होता। तो तापांतर क्या है? संधि विच्छेद है क्या इसमें कोई? क्या होगा? ताप प्लस अंतर होगा। तापमान के बीच में अंतर। तापमान के बीच में अंतर कैसे हो सकता है? तापमान के बीच में किसी अवधि के दौरान अंतर हो सकता है। सुबह 5 बजे, मान लो आज सुबह 5 बजे तापमान, 5-1 बजे तापमान सबसे कम होता है, 4-5 बजे। तो मान लिया सुबह 4-5 बजे आज तापमान था 25 डिग्री। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो तापमान होता है ना, वो तापमान होता है 3 से 4 बजे के आसपास। 12 बजे नहीं होता, ध्यान रखना। नए रात को 12 बजे सबसे ज्यादा ठंड होती है, नए दिन में 12 बजे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। सबसे ज्यादा गर्मी या सबसे ज्यादा तापमान 3-4 बजे के आसपास, और सबसे ठंडा मौसम होता है वो सुबह 4-5 बजे के आसपास होता है। ये बात ध्यान रखना। अब जो नींद आती है ना सुबह, बढ़िया नींद आती है। क्यों आती है? क्योंकि सुबह वाले टाइम तापमान क्या होता है? कम होता है। और जब तापमान कम होता है तो शरीर सुन्ना होता है ना, उठने का मन नहीं करता, आलस चढ़ता है। तो सुबह तापमान था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और 3-4 बजे तापमान था 35 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ही दिन की बात है, आज की बात मान लो। आज कितनी तारीख है? 24 तारीख है। 24 अगस्त को सुबह तापमान था 25 डिग्री, 3-4 बजे आज तापमान हो जाएगा 35 डिग्री। आज के तापमान है दोनों, तो दोनों में अंतर कितना है? 10। तो तापांतर कितना हो गया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये कैसा तापांतर हो गया? ये आज के दिन का तापांतर हो गया, जिसे बोलेंगे दैनिक तापांतर। किस नाम से जानेंगे इसे? दैनिक तापांतर के नाम से इसे जानेंगे। ये तो दिन का हो गया, फिर महीने का भी तो हो सकता है। महीने का कैसे निकालेंगे? मान लिया कि अगस्त महीने का सबसे ज्यादा तापमान रहा 45 डिग्री। किसी भी दिन 30 दिनों के अंदर किसी भी दिन अधिकतम तापमान कितना हुआ? 45 डिग्री। और अगस्त के महीने का सबसे कम तापमान हुआ 25 डिग्री। तो मासिक तापांतर कितना आ गया? कितना हो गया मासिक तापांतर? 45 में से 25 घटा दो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया? मासिक तापांतर हो गया। ठीक है, ऐसे ही साल का निकालना है। कई विधियां होती है निकालने की, सबसे सरल विधि मैं आपको बता रहा हूं। मान लो कि सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है अपने? जून में। जून में तापमान कितना हो जाता है? 50 डिग्री तो हो ही जाता है। 50 मान लेते हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड जून का तापमान था। और सबसे कम तापमान कौन से महीने में होता है? जनवरी में होता है, ध्यान रखना, दिसंबर में नहीं होता। ठीक है, तो जनवरी में मान लिया हमारे तापमान कितने तक हो जाता है? -5 तक तो चला ही जाता है। -5 तक, -5 यानी कि बर्फ जम जाती है। -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक साल की बात कर रहे हैं हम। एक साल के अंदर, एक साल यानी कि वर्ष, वर्ष को बोलते हैं वार्षिक तापांतर। वार्षिक तापांतर, तो वार्षिक तापांतर कितना है? कैसे निकलेगा? वर्ष का सबसे अधिकतम तापमान, वर्ष का सबसे कम या न्यूनतम तापमान, कितना अंतर आ गया? कितना होगा? ये होगा 55 डिग्री। कितना होगा? 55 डिग्री। 45 कैसे हो गया? गणित थोड़ी कर रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं। 45 वाला कोई लॉजिक लग रहा है कहीं क्या? नहीं लग रहा। 50 प्लस के, 5 माइनस के, हम तो क्या याद कर रहे हैं? अंतर निकाल रहे हैं। अंतर ये निकाल रहे हैं कि -5 और 50, ये प्लस के, घटाना थोड़ी है, जोड़ना है। हमने घटाने की तो बात की नहीं, हमने तो अंतर देखा है। इनके बीच में अंतर कितना है? अंतर कैसे निकलेगा? जैसे अंतर इस प्रकार से निकलेगा, -10, -9, इस प्रकार से हम आ गए -5 पर। और फिर हम ऊपर जब चलते गए तब हम कहां पर पहुंच गए? 50 पर। तो इस 50 से लेकर के इस 5 तक का अंतर कितना हो गया? 55 हो गया ना? ये बात ध्यान रखनी है। तो अब ये तो नहीं भूलोगे कि तापांतर क्या होता है। तापांतर अगर सीधा लिखा है तो दिन की बात हो रही है, या दैनिक लिखा होगा या सीधा तापांतर लिखा होगा तो एक दिन की बात हो रही है। महीने की बात करेंगे तो उस महीने का सबसे अधिकतम तापमान और महीने का, उसी महीने का सबसे कम तापमान, अधिकतम में से न्यूनतम क्या कर देंगे? घटा देंगे। जितना अंतर आएगा वो उस महीने का दैनिक अपने मासिक तापांतर हो जाएगा। और साल का निकालेंगे तो इसी प्रकार से 12 महीने, उन 12 महीनों के अंदर सबसे अधिकतम तापमान कब था और कितना था, और न्यूनतम तापमान कितना है, उसके बीच का जो अंतर है उसको, तो वो क्या हो जाएगा? वार्षिक तापांतर हो जाएगा। यहां तक ये जो 6-7 नाम पढ़े, इनमें कोई समस्या है किसी के? लिखें थोड़ा थोड़ा के इनके बारे में। कहां तक लिख लिया? जलवायु तक लिख लिया? चलो लिखो ताप। ताप के बारे में लिख लो। जिसे ऐसे लग रहा है कि याद नहीं रहेगा वो लिख लो, जिसके याद रह जाए उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपको समझना है, अपना दिमाग नहीं लगाना बीच में। अपना दिमाग लगाने लग जाओगे ना, हो सकता है फिर समझ में नहीं आई। किसी स्थान पर सूर्य से प्राप्त उष्मा ताप कहलाती है।
सूर्य से प्राप्त ताप का मापन तापमान कहलाता है। किसी निश्चित समयावधि के दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमानों के मध्य का अंतर क्या कहलाता है? तापांतर कहलाता है। इतनी सी कहानी है, सिर्फ समझनी है बात, रट्टा नहीं लगाना है। और भी कोई शब्द है क्या ऐसे, कोई आपने जो पढ़े हो, जो आपके समझ में नहीं आए हो? एक शब्द हम पढ़ते हैं, एल्बिडो। एल्बिडो का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या होता है एल्बिडो? विज्ञान में होता है ना एल्बिडो, विज्ञान में तो पढ़ते ही एल्बिडो। प्रकाश वाला कोई चैप्टर होगा उसमें कहीं मिल जाएगा आपको। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का निर्वर्तन, अपवर्तन, नहीं पढ़े हो? पढ़ाएंगे आपको, फिर उसमें आ जाएगा एल्बिडो। थोड़ा सा हम भी समझ लेंगे एल्बिडो अपने सिलेबस के हिसाब से। चलो एक शब्द लिखते हैं हमें, एल्बिडो। अल्बिडो भी लिख सकते हैं। एल्बिडो क्या होता है समझ लेते हैं। हमें दो कंडीशन की बात करेंगे, एक ये पृथ्वी का भाग है और एक है ये पृथ्वी का भाग है। ये सूर्य भगवान है, यहां भी सूर्य भगवान है। ये वाला भाग है, यहां पर पेड़ पौधे नहीं है या कम है, और इस वाले भाग पर पेड़ पौधे अच्छे हैं, उदाहरण के लिए अपने समझ रहे हैं। सूर्य की किरणें तो यहां पर भी पड़ेगी और सूर्य की किरणें यहां पर भी पड़ेगी। यहां पर भी जो सूर्य की किरणें पड़ रही है वो कितने प्रतिशत है? 100% है। और यहां पर भी जो सूर्य की किरणें पड़ रही है वो कितने प्रतिशत है? 100% है। अब सूर्य से तो ऊर्जा एक ही जितनी आ रही है, लेकिन ये जो भाग है दोनों, ये एक जितनी ऊर्जा को ग्रहण नहीं करेंगे। ये वाला भाग है, यहां पर पेड़ पौधे नहीं है, मान लेते हैं यहां पे रेत है, ठीक है? यहां पर रेत है, तो रेत क्या करती है? रेत की विशेषता होती है जल्दी गर्म होती है और जल्दी क्या होती है? ठंडी होती है। तो जल्दी गर्म होगी, इसका मतलब है ज्यादा मात्रा के अंदर ऊर्जा को क्या करेगी? ग्रहण करेगी। यानी कि 100 में से 80% ऊर्जा को इसने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया।
80% ऊर्जा को ग्रहण कर लिया, तो 100% ऊर्जा टकराई थी पृथ्वी से। लौटी कितने प्रतिशत? 20%। तो यहां एल्बिडो की मात्रा कितनी हो गई? 20%। तो एल्बिडो की परिभाषा क्या होगी कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा पृथ्वी से टकराकर जब वापस लौटती है, जो मात्रा वापस लौट रही है वो क्या कहलाती है? एल्बिडो कहलाती है। आगे बात समझ में सभी के? यहाँ एल्बिडो कम है या ज्यादा है, अभी उसको और देख लेते हैं, उसके बाद में पता चलेगा। यहां भी ऊष्मा कितनी आ रही है? 100%। इस 100% ऊष्मा में से 60% ऊष्मा को पृथ्वी और पेड़ पौधों ने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो लौटेगी कितनी? 40%। तो यहां एल्बिडो की मात्रा कितनी है? 40%। तो एल्बिडो की मात्रा ज्यादा कहां है? इस वाली कंडीशन में। एल्बिडो की मात्रा कम कहां है? इस वाली कंडीशन में। तो इन दोनों में से कौन सा भाग ज्यादा गर्म होगा भाई? ये वाला भाग ज्यादा गर्म होगा या ये वाला भाग? ये ए है और ये बी है। ए वाले कौन कौन है? जिनके अनुसार ए वाला भाग ज्यादा गर्म होगा। बाकी बी वाले कौन कौन है? और इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी वाले? देखो कभी थप्पड़ पड़ा है? कभी थप्पड़ पड़ा ही नहीं, कभी तो पड़ा ही होगा जिंदगी में, है ना? तो लाल कौन सा गाल होता है जिसपे थप्पड़ जोर का लगता है? वही होता है। तो जब सूर्य की किरणें यहाँ पे ज्यादा पड़ रही है, ज्यादा ग्रहण कर रही है, उष्मा का अवशोषण यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, तो ये वाला भाग क्या होगा? ज्यादा गर्म होगा, और वो वाला भाग है वो कम गर्म होगा। यही कहानी है। और जो मात्रा लौट रही है वो क्या है? एल्बिडो है। ये लौट कब रही है? दिन में ही लौट रही है, ठीक है? रात को नहीं लौट रही। रात को लौटती है वो चीज अलग होती है। ये दिन में जो सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस लौटती है वो क्या कहलाती है? एल्बिडो कहलाती है। तो लिख लें एल्बिडो में एक बात। ऐसा कोई विद्यार्थी जिसके एल्बिडो समझ में नहीं आया हो, वापस बताना है क्या एक बार, या नहीं बताना? बताओ भाई, एक बार बताएं क्या वापस? किसको समझ नहीं आया? आ गया समझ? एल्बिडो का प्रभाव किस पर? अपने पर प्रभाव पड़ रहा है ना? अपने पे प्रभाव पड़ रहा है कि जहां एल्बिडो की मात्रा कम होगी वहां पृथ्वी ज्यादा गर्म होगी। जैसे पश्चिमी राजस्थान, है ना? पश्चिमी राजस्थान में एल्बिडो की मात्रा कम है। क्यों कम है? क्योंकि पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। पेड़ पौधे क्या काम करते हैं? पेड़ पौधों का काम ये है कि पेड़ पौधों की, जब पेड़ पौधे पास पास होते हैं ना, तो यहाँ पर एक लेयर बन जाती है हरे कलर की। आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर गर्मी के समय हरे रंग की चादर सी तान दी जाती है। घरों के आगे कोई बालकनी होती है वहां, या कोई और स्थान है, वहां लाल रंग या काले रंग की क्यों नहीं लगाते? क्योंकि काला रंग या तो अवशोषण कर लेगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा। दूसरा रंग, हरा रंग क्या इतना अवशोषण करता नहीं है, वापिस लौटा देता है। इसलिए इसलिए क्या होता है कि सूर्य की किरणें जब इन पेड़ पौधों पर पड़ती है ना, तो ये पेड़ पौधे इन ऊर्जा को वापिस वायुमंडल के अंदर तुरंत प्रभाव से भेज देते हैं। और कुछ ऊष्मा क्या है, इन पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर से होते हुए पृथ्वी तक पहुंच जाती है। इतनी ज्यादा तो नहीं पहुंचती, लेकिन कुछ मात्रा के अंदर पहुंच जाती है। तो कुछ मात्रा के अंदर पृथ्वी गर्म भी होती है, लेकिन वो गर्म होती है तो अब रात के टाइम क्या है कि जब वायुमंडल ठंडा हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल गर्म किससे होता है? वायुमंडल एक प्रकार से क्या, दिन में तो सूर्य होता है, और शाम को क्या है, जो उष्मा, यहाँ पर कितनी उष्मा इस पृथ्वी ने ग्रहण की थी? 60%। अब ये जो 60% उष्मा है, ये रात के टाइम वापिस जाने का प्रयास करेगी वायुमंडल के अंदर। अब ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये पेड़ पौधे जल्दी से इस उष्मा को वापस वायुमंडल के अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि एक परत बनी हुई है पेड़ों की।
जब तक ये जाएगी तब तक सुबह हो जाएगी। तो इतना ज्यादा ये भाग ठंडा नहीं हो पाएगा। और यहां क्या होगा, जैसे ही दिन में ये जल्दी से गर्म हुआ था, शाम हुई 8-9 बजे तुरंत प्रभाव से रेत है वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, और रात को 12-1 बजे तापमान क्या है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और फिर 5 बजे तो ऐसे मान लो कि सर्दी लगने लग जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी। यानी कि जहां एल्बिडो की मात्रा कम होती है ना, वहां तापांतर क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। और जहां एल्बिडो की मात्रा ज्यादा होती है वहां तापांतर क्या होता है, कम होता है। कोई कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं समझ में आ रही तो मैं वापस बता देता हूं। अब कोई पूछ ले, मान लो अपने ये जो बात लेते हैं, ये बात एक तो अपने थार के मरुस्थल को दे लेते, और एक बात ये अपने प्रायद्वीपीय जो पठार है उसको लेकर के ले लेते हैं। भौतिक प्रदेश तो पढ़ के आए हैं, तो हमें पता है कि उस भाग के अंदर पेड़ पौधे ज्यादा है अपने मुकाबले, और अपने पेड़ पौधे क्या है, कम है। अपने पेड़ पौधे कम है तो गर्मी ज्यादा है हमारे, दिन में तापमान ज्यादा हो जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है रात के अंदर तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दिन में तापमान ज्यादा, रात में तापमान अचानक से कम, तो तापांतर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। दिन में 45 डिग्री तापमान, रात में 25 डिग्री तापमान। उस कंडीशन के अंदर अपने प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो उसमें दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री, रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री। कितने का अंतर आया, 5 का। तो वहां तापांतर क्या है, कम है, यहाँ तापांतर क्या है, ज्यादा है। कारण क्या है, कारण है कि वहां पेड़ पौधे ज्यादा है, यहाँ पेड़ पौधे कम है, या भूमि की प्रकृति ऐसी है, वहां भूमि की प्रकृति वैसी है कि वो ज्यादा मात्रा के अंदर उष्मा को ग्रहण ही नहीं करती। जब उष्मा ग्रहण नहीं होगी तो भाग गर्म नहीं होगा, जो भाग ज्यादा गर्म नहीं होगा वो भाग ज्यादा ठंडा नहीं होगा। इतनी सी कहानी है। चलें आगे कुछ और। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो पूछना है अपने, लिखो एल्बिडो के अंदर लिख दीजिए, सूर्य से आने वाली उष्मा जब सूर्य से आने वाली उष्मा की मात्रा जब पृथ्वी से टकराकर दिन में ही पुनः वायुमंडल की ओर लौट जाती है, यह मात्रा क्या कहलाती है, एल्बिडो कहलाती है। ये नाम आपको मिल ही जाएगा जलवायु के अंदर, मिले उसके बाद में पढ़े उससे अच्छा है कि इसे शब्दावली में पढ़ ले। चलो आगे बात करें क्या, टाइम तो नहीं हुआ अभी। चलो एक शब्द और लिख लेते हैं, हमें क्या शब्द लिखते हैं,
वायु दाब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वायु दाब। संधि विच्छेद है क्या इसमें कोई? देखो संधि संधि लग रही है, संयोग है। टुकड़े करें तो क्या होगा? वायु प्लस दाब। वायु का दाब, क्या वायु में भार होता है क्या? किस किस के अनुसार वायु में भार होता है? कैसे न कैसे भार तो होता होगा, है ना? अगर वायु में, गैस में भार नहीं होता तो सिलेंडर का वजन 45 किलो कैसे हो जाता? कुछ ना कुछ तो है उसमें। गैस में क्या होता है? गैस या वायु के अंदर क्या होता है? भार होता है। ठीक है, तो मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर गैसें या वायु पाई जाती है इस प्रकार से। इस प्रकार से वायु है ये पाई जाती है। अब ये कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? तो ज्यादा अपने अधिकतम जहां तक भूगोल में जानकारी है 11,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक कुछ न कुछ मात्रा के अंदर गैसें पाई जाती है। हालांकि हमें याद नहीं रखना 11,000 किलोमीटर। सामान्यतः जो हम सांस सूंस लेते हैं वो कहां तक पाई जाती है? तो सामान्यतः ये पाई जाती है, अधिकतम अपने मान लेते हैं 101 किलोमीटर। यहां से 100 किलोमीटर ऊंचाई तक अधिकांश वायु का भार है वो आ जाता है। इससे ऊपर फिर वायु होती है वो क्या होती है? हल्की होती है। अब वायु के अंदर भार कैसे होता है? तो वायु के अंदर भार कुछ तो ऐसे हो जाता है, कुछ तो वायु के अंदर ही वजन होता है, हालांकि ज्यादा नहीं होता, कम होता है। फिर इसके अंदर क्या, जब आंधी आती है कोई, और कोई मान लो अपने बबूड़िया बोल देते हैं, बतूड़िया बोल देते हैं, तब आपने देखा होगा कि रेत के जो कण है वो कहां चले जाते हैं? इस वायु के अंदर चले जाते हैं, वायु के अंदर वायुमंडल में आ जाते हैं। तो अब भले वो कण छोटे से छोटा है, उसके अंदर भार तो है। अब वो भार कहां पड़ेगा? गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण, जो नियम है उसके अनुसार इस पृथ्वी के तल पर पड़ेगा। अब मान लो भले तो 50 किले का गट्टा है वो नीचे पड़ा है, भले वो आपके सर पे, उसका भार कहां पड़ेगा? धरती पे ही पड़ेगा ना, या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो इस वायु, ये जो इतनी वायु है, इस इतनी वायु का भार है वो इस धरातल पर यहां पड़ रहा है। तो इस वायु का जो दाब इस पृथ्वी के ऊपर यहां लग रहा है उसे क्या बोल देते हैं? वायु दाब बोल देते हैं। वायुमंडल में स्थित वह वायु जिसका भार पृथ्वी के किसी निश्चित क्षेत्र पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? वायु दाब बोलते हैं। और वायु दाब के बारे में एक नियम है। नियम क्या है? कि वायु या हवा है या पवन है, हालांकि ये है तो एक दूसरे के पर्यायवाची। अब हवा या पवन किस दिशा के अंदर चलती है, कहां गति करती है? पहली बात है कि वहां से चलेगी जहां हवा ज्यादा है, और चलेगी किस ओर? जहां हवा कम है। जहां हवा ज्यादा होती है उसे बोलते हैं उच्च वायु दाब, और जहां हवा कम होती है उसे क्या बोलते हैं? निम्न वायु दाब। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि ये है सागर, ये यहां पे सागर है, और इसके बाद में यहां से मान लो स्थल शुरू हो गया, और ये है माउंट एवरेस्ट। कहां है माउंट एवरेस्ट? सिरोही में है क्या? कहां है? नेपाल में है? चलो याद है फिर आपके। यहां भी वायु है, इस प्रकार से यहां पर क्या है? वायु पाई जाती है। तो अब आप मुझे बताओ कि वायु का भार ज्यादा कहां होगा? माउंट एवरेस्ट पे ज्यादा होगा या इस सागर के पास में ज्यादा होगा? सागर के पास वाले कौन कौन है?
ठीक है। और एवरेस्ट वाले, एवरेस्ट पे ठंड है, देखो बताओ कहाँ होगा। अभी मैंने एक बात बताई है कि वायु की जो अधिकांश मात्रा है ना, भारी वायु है, वो नीचे रहती है, नीचे वाले भाग के अंदर जहां ऊंचाई कम है। तो इस स्थान पर तो इतनी वायु का दाब है, इस पे मान लो इतनी का ही दाब है, तो वायु दाब ज्यादा कहां होगा, सागर पर। तो एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा वायु दाब सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, सागर पर पाया जाता है। ये प्रश्न आता है कई बार। और जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे वायु दाब क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ये बातें आपको मिल तो जाएगी किसी किताब के अंदर, लेकिन वो समझ में नहीं आएगी। एक बार अपने समझ लेते हैं, बेसिक बात है ये जलवायु की। अभी तक वैसे कोई जलवायु पढ़नी, हमने कोई भारत की जलवायु शुरू नहीं की, बेसिक ही पढ़ रहे हैं अपने। आपने देखा होगा कि आजकल तो कम हो गया, पहले ना ये जो पेन होते थे ये शाही फेंक देते थे, जेबें खराब हो जाती थी लगभग, या बैग खराब हो जाता था, कॉपी खराब हो जाती थी। क्यों होता था ऐसा, क्या कारण था? नक्शी छूटना जानते हो, छुट्टी भी होगी, कब छूटती है, गर्मियों में। पेन शाही कब फेंकते हैं, क्यों फेंकते हैं? हाँ, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि तापमान जब ज्यादा होता है ना, जब तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है, तब वायु दाब क्या होता है, वायु दाब उस समय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वायु दाब कम क्यों हो जाता है, वायु दाब कम इसलिए हो जाता है कि जैसे ये भाग है, यहां पर तापमान 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री का तापमान कहां पर पड़ेगा, धरती पे पड़ेगा। सबसे पहले धरती गर्म होगी, धरती के साथ में इस वायुमंडल के अंदर, वायु के अंदर जो कण है वो कण गर्म होंगे, जब कण गर्म होंगे तब वायु गर्म होगी, जब वायु गर्म होगी तब वायु फैलेगी। सिलेंडर कब फटता है, गर्मी में फटता है, सर्दी में, गर्मी में। क्यों फटता है, इसीलिए फटता है कि जब गैस गर्म होती है तो वो अपने आकार में विस्तार चाहती है, फैलना चाहती है, और फैलना चाहती है। और जब क्या है, सिलेंडर की जो अपनी मजबूती है वो कम पड़ जाए तब सिलेंडर फट जाता है। जब तापमान ज्यादा होगा तब धरातल गर्म होगा, धरातल के जो छोटे छोटे मिट्टी के कण वायुमंडल के अंदर है, और वायुमंडल के अंदर मिट्टी के कण सबसे ज्यादा नीचे होते हैं। और जैसे जैसे ऊंचे जाते हैं, जो वायुमंडल के अंदर मिट्टी के कण है वो छोटे होते जाते हैं, और 10 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, तब वहां पर किसी भी प्रकार के कण है वो ज्यादा मात्रा के अंदर मौजूद नहीं होते। इसलिए वायु हमेशा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होती है। जैसे जैसे हम इस स्थल से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा, क्योंकि ऊपर ऊंचाई के अंदर तापमान किसका मापेंगे, वायु का। वायु गर्म किससे होगी, वायुमंडल के अंदर छोटे छोटे मिट्टी के कण होंगे उससे गर्म होगी। जब ऊपर कण ही नहीं है तो वायु गर्म कैसे होगी। जहां ज्यादा कण वहां वायु ज्यादा गर्म, जहां कण कम वहां वायु कम गर्म। ठीक है, तो दो बातें आती है यहाँ पे कि एक तो क्या बात आती है कि वायु हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। दूसरी बात कि सागर पर सबसे ज्यादा वायु दाब होता है। तीसरी बात कि ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटता जाता है, और ऊंचाई की ओर जाने पर वायु दाब भी घटता जाता है। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार सबसे ज्यादा जो भार पड़ता है वो स्थल पर पड़ता है, सबसे जो नीचा भाग होता है वहां पर पड़ता है। कुछ आधी बातें तो समझ में आई होगी। इन्हीं बातों से बन करके आगे सारी स्टोरी चलेगी। तो कुछ लिख लेते हैं, हमने कहां तक लिखा है, एल्बिडो हमने लिख लिया। वायुदाब में हम लिख लेते हैं किसी निश्चित क्षेत्र पर या क्षेत्र में वायु का धरातल पर या सतह पर पड़ने वाला भार
क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। ठीक है, और एक नोट लगा के बात लिखेंगे कि तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। अभी उदाहरण भी समझ लेंगे हम। नोट लगा के लिख लेना कि तापमान व वायु दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। अपने वायु दाब कम कब होता है? गर्मियों में। गर्मी यानी कि मई जून के जो महीने हैं ना, उस समय तापमान ज्यादा होता है हमारे। जब तापमान हमारे ज्यादा होता है तब वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब वायु दाब कम होता है ना, तभी हिंद महासागर से वो पवनें आती है, क्योंकि वहां उस समय उच्च वायु दाब होता है, इस निम्न वायु दाब को भरने के लिए आती है। और जब सागर के ऊपर से हवाएं आती है तब अपने साथ आर्द्रता लेकर के आती है, और उसी आर्द्रता के कारण क्या होती है? हमारे बरसात होती है। इतनी सी कहानी है। तो हमने क्या बात लिखी है कि तापमान व वायु दाब में विपरीत संबंध है। एक बात वो लिख दी थी क्या कि पवनें हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। पवनें हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। अब आपको बताना है कि यहां तो है तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां है तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये तो तापमान है। अब आपको बताना है कि यहां वायु दाब ज्यादा होगा या कम होगा, और यहां वायु दाब ज्यादा होगा या कम होगा। यहां बताओ पहले, यहां कैसा होगा? वायु दाब कम होगा। यहां वायु दाब क्या होगा? कम होगा। कम क्यों होगा? कम इसलिए होगा कि तापमान ज्यादा है। तापमान ज्यादा है तो जब तापमान यहां पृथ्वी पर पड़ेगा तो यहां वायु धीरे धीरे क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। जब वायु गर्म हो जाएगी तब वायु फैलेगी। वायु क्या है? फैलेगी। वायु फैलेगी तब यहां पर पहले जो भार इतनी दूर पे पड़ रहा था, अब वो भार कितनी दूर पे पड़ रहा है? इतनी दूर पे पड़ रहा है। बात वही है कि 50 किलो का बाट भी होता है और 50 किलो का संदूक भी होता है। संदूक के जो पांव है वो हटा दो, पैर पे गिर जाएगा तो कुछ नहीं होगा पैर का। लेकिन बाट है ना, वो बिल्कुल सीध में करके डालो ऊपर से, पता लगेगा। क्यों पता लगेगा? क्योंकि बाट है, उसके अंदर जो लोहा है वो वजन एक सीमित क्षेत्र के अंदर है, फैला हुआ नहीं है। कम जगह पे जाके गिरेगा वो। और संदूक है वो इतना बड़ा है, वो इतनी बड़ी जगह पे जाके गिरेगा तो उसका इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उदाहरण के रूप में अपने समझ लिया कि तापमान ज्यादा होगा तो यहाँ वायु फैल जाएगी। वायु पहले इतनी दूर में थी, वो यहाँ पे इतनी दूर में होगी, तो इतनी दूर में भार पड़ेगा। पहले भार कम पड़ रहा था, अब भार क्या है? कम है। पहले ज्यादा था। यहाँ पर तापमान कम है और तो वायु दाब क्या हो जाएगा? ज्यादा इसलिए हो जाएगा कि तापमान कम है, तो यहाँ की जो भूमि है, भूमि के पास में वायु गर्मी नहीं होगी, ठंडी होगी। जब वायु ठंडी होगी तो वायु पास पास में इकट्ठी होगी। वायु क्या है? पास पास में इकट्ठी होगी। जब वायु पास पास में इकट्ठी होगी, यानी कि यहाँ पर जो इतनी वायु थी वो वायु यहाँ पर इतनी दूर में है, तो यहाँ वायु दाब क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। उच्च वायु दाब यहाँ पर पाया जाएगा। ये भले कहीं की भूगोल पढ़ लेना, कहीं की जलवायु पढ़ लेना, ये नियम है, ये नियम यही रहेंगे। इन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, ऐसे ही रहेंगे ये नियम। तो यहां तक की कहानी ठीक है। तो हमने लिख दिया पवनें हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तापमान व वायु दाब में संबंध विपरीत होता है। तापमान मापने का यंत्र
तापमापी यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर। और वायु दाब किससे मापते हैं? वायु दाब मापते हैं बैरोमीटर से। तापमान को मापने की इकाई क्या है? सेंटीग्रेड, सेल्सियस और केल्विन। और वायु दाब को मापने की इकाई क्या है? मिलीबार, जिसे एमबी के नाम से लिखते हैं। ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। और थर्मामीटर डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन इस प्रकार से आपको लिखा हुआ, या डिग्री फॉरनाइट, ये तापमान की इकाई है ऊपर वाली। फॉरनाइट, सेंटीग्रेड, सेल्सियस और केल्विन। और ये एमबी है, ये वायु दाब को मापने की इकाई है। ठीक है, टाइम हो गया क्या आज का? तो आज समझने वाली बात थी, आगे वाली क्लास है उसमें भी समझने वाली बात होगी। बाकी भारत की जलवायु में कुछ नहीं है, ये बातें समझ ली ना तो कुछ भी नहीं है। जिसके कोई बात समझ में नहीं आई है वो क्लास लगा लेना जाके एक बार फिर से, और फिर भी समझ में नहीं आए तो सोमवार को पूछ लेना। अगर सबसे कोई आसान टॉपिक है ना तो वो यही है जिसमें आंकड़े उंकड़े याद नहीं करना। कुछ पूछना है क्या? सबसे आसान टॉपिक यही है, इससे आसान और भूगोल का कोई टॉपिक नहीं है मेरे हिसाब से। अभी 20 मिनट का ब्रेक है आपको, और 20 मिनट के बाद में टेस्ट है। और हाँ जी, टेस्ट देने वाले कौन कौन है? बाकी बाकी टेस्ट नहीं देते तो क्लासें तो आज इतनी है। अब 20 मिनट बाद में आपका टेस्ट है। ये रखना मैडम।